Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 6th of August 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. All vaccines at primary health center level are stored in प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जितने भी वैक्सीन्स स्टोर किए जाते हैं वो किस में स्टोर किए जाते हैं? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉल्क इन कोल्ड रूम्स में, कोल्ड बॉक्सेस में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। इसे शॉर्ट में कई बार हम ILR नाम से भी लिखते हैं। PSC में जितने भी वैक्सीन्स आप स्टोर करेंगे सभी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर ही स्टोर किए जाते हैं। इस आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। और याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और PSC दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जितने भी एरियाज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आपको वैक्सीन्स स्टोर करना है, वहां पर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन डीप फ्रीज़र की। डीप फ्रीज़र बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाता है। डीप फ्रीज़र बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है अराउंड 300 लीटर की होती है। कैपेसिटी 300 लीटर्स और इसका जो टेम्परेचर होता है वो -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। और जनरली डीप फ्रीजर के अंदर हम OPV वैक्सीन को स्टोर करते हैं। OPV वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे आप सेबिन के नाम से भी जानते हैं, इसे डीप फ्रीजर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टोर किया जाता है। ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, यानी कि अगर इसे थोड़ा भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिले तो ये वैक्सीन खराब हो सकती है। लास्ट हम बात करते हैं वॉक इन कोल्ड रूम्स की। वॉक इन कोल्ड रूम्स बेसिकली बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसका इस्तेमाल हम स्टेट एंड रीजनल लेवल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर भी टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। वॉक इन कोल्ड रूम्स में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन रहता है जिस पे वैक्सीन्स को रखा जाता है और ये स्टेट और रीजनल लेवल के हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाता है। ECG is used to assess the function of। ECG के द्वारा किसका फंक्शन असेस किया जाता है? ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हार्ट। हार्ट में हो रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसके कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, उसे चेक करने के लिए ECG का इस्तेमाल किया जाता है। ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
LH सर्ज अकर्स, LH सर्ज कब होता है ये आपको बताना है। 24 hours after ovulation, during ovulation, 24 hours before ovulation, 4 days after ovulation. The right answer is option C. ओव्यूलेशन से पहले LH सर्ज होता है करीबन 24 घंटे पहले। इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल अचानक बॉडी में बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने के बाद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है और इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लगता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, पीक पर होता है, तो इस सिचुएशन को हम LH सर्ज के नाम से जानते हैं। LH सर्ज का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ब्लड में हाईएस्ट होना। और जैसे ही LH सर्ज होता है इसके करीबन 24 आवर्स के बाद में ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब है ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर ओवम का रिलीज होना। जैसे ही LH सर्ज होता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल्स पर काम करता है और इसे ब्रस्ट कर देता है, और जैसे ही ये ब्रस्ट होती है यहाँ से ओवम रिलीज हो जाता है। दिस इज द सिंपल फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client in a nursing home is diagnosed with urethritis. What should nurse plan to do before initiating antibiotic therapy prescribed by healthcare provider? आपको ऐसा पेशेंट मिला जिसे यूरेथ्राइटिस कंडीशन है। इस पेशेंट को डॉक्टर ने एंटीबायोटिक थेरेपी प्रेस्क्राइब की है। इस पेशेंट में इस एंटीबायोटिक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले एज अ नर्स आप कौन सा एक्शन लेना चाहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं प्रिपेयर फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन, इस पेशेंट में कैथेटर लगाने की तैयारी करेंगे। ऑप्शन 2, टीच हाउ टू परफॉर्म पेरिनियल केयर, हम इस पेशेंट को पेरिनियम एरिया की केयर कैसे करनी है ये बताएंगे। ऑप्शन 3, स्टार्ट अ 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, इस पेशेंट में 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करेंगे। ऑप्शन 4, ऑब्टेन अ यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, हम इस पेशेंट में कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए यूरिन सैंपल लेंगे। यूरेथ्राइटिस का पेशेंट है, एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू करने से पहले कौन सा एक्शन लेना सही माना जाएगा ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। इस पेशेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी को शुरू करने से पहले हम यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, जिसे कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेजना ज़रूरी है। अगर किसी भी पेशेंट में आप एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो अल्टर हो सकते हैं, उनका नंबर बदल सकता है। इसलिए किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से सफरिंग पेशेंट में अगर आपको यूरिन कल्चर करवाने का ऑर्डर है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने का ऑर्डर है, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन देने से पहले सैंपल लें, उसे लैब में भेजें और फिर एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करें। यहाँ पर यूरेथ्राइटिस कंडीशन मेंशन थी। यूरेथ्राइटिस क्या है इसे भी जान लेते हैं। अगर किसी
मेल या फीमेल के यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन आ जाए तो ये कंडीशन यूरेथ्राइटिस कहलाती है। यूरेथ्रा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने वाली जो पाइपलाइन है, जो डक्ट है, जो ट्यूब है, उसे ही हम यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। अगर इस यूरेथ्रा में किसी इन्फेक्शन के कारण या चोट के कारण सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, तो ये कंडीशन यूरेथ्राइटिस कहलाती है। यूरेथ्राइटिस कंडीशन में मेन सिम्टम यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पेन। यूरिन पास करने के दौरान पेन होना यूरेथ्राइटिस में सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम माना जाता है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस की। इस पेशेंट में यूरिनरी कैथेटर लगाना सही इंटरवेंशन नहीं है। पेशेंट के यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है और इस समय यहाँ पर कैथेटराइज करना सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत माना जाएगा। पेशेंट को पेरिनियम एरिया की केयर करना सिखाना जरूरी है, लेकिन ये प्रायोरिटी एक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसे सही नहीं माना। पेशेंट में 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करना इज नॉट अ इसेंशियल थिंग, ये सही नहीं है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेन all record for operation of incineration, hydroclave, autoclaving for the period of। हॉस्पिटल में इंसिनरेशन, हाइड्रोक्लेव, ऑटोक्लेव आदि का रिकॉर्ड कितने साल तक प्रिजर्व किया जाता है, मेंटेन किया जाता है? 5 years, 3 years, 2 years, 10 years। ऑप्शन ए 5 years। हॉस्पिटल में इंसिनरेशन, हाइड्रो या ऑटोक्लेविंग आदि के रिकॉर्ड को हम 5 साल तक संभाल कर रखते हैं, 5 साल के लिए इसे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग, बॉटल्स, आईवी ट्यूब, आईवी सेट, कैथेटर should be segregated in। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट BMW कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है हॉस्पिटल में जनरेट होने वाला डिस्पोजेबल वेस्ट जैसे कि आईवी ट्यूब्स, आईवी बॉटल्स, आईवी सेट, कैथेटर किस कलर के बिन में डिस्कार्ड किए जाते हैं। प्रीवियस इस कॉन्सेप्ट को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जितने भी रबर आर्टिकल्स होते हैं, डिस्पोजेबल रबर आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें हमेशा हम रेड कलर बिन में सेग्रीगेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। आर से रेड होता है, आर से रबर होता है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग इज। लेट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। प्लेसेंटा प्रीविया, गैस्टेशनल हाइपरटेंशन, एब्रप्टियो प्लेसेंटा, फीटल डिस्ट्रेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एब्रप्टियो प्लेसेंटा थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली होता है और लेट प्रेगनेंसी में इसे मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज माना जाता है फॉर द ब्लीडिंग। आइए इसके बारे में जान लें।
placental abruption or abruptio placenta occurs when placenta separates from inner wall of uterus before birth. किसी प्रेगनेंसी पीरियड में नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा बच्चे के डिलीवर होने से पहले ही अपनी इम्प्लांटेशन साइट से उखड़ जाए तो ये कंडीशन प्लेसेंटा एब्रप्शन कहलाती है. प्लेसेंटा अब्रप्शन कैन डिप्राइव द बेबी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड कॉज हैवी ब्लीडिंग इन द मदर. अगर प्लेसेंटा अपनी इम्प्लांटेशन साइट से उखड़ गया तो इससे बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए बच्चे तक पहुंचती है. अगर ये प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाए तो मैटरनल ब्लड से बच्चे को कुछ भी नहीं मिल पाएगा और ऐसी सिचुएशन में बच्चे की कंडीशन बिगड़ सकती है, इवन डेथ तक हो सकती है. प्लेसेंटा एब्रप्शन के बाद मदर में हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है और ये मोस्टली पेनफुल होती है. रिस्क फैक्टर इन एब्रप्टियो प्लेसेंटा. अब प्लेसेंटा एब्रप्शन जो है किन कारणों से होता है इसके बारे में बात करते हैं. एब्रप्टियो प्लेसेंटा का सबसे बड़ा कारण है मैटरनल हाइपरटेंशन. अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर का बीपी हाई रहता है तो इस सिचुएशन में एब्रप्टियो प्लेसेंटा हो सकता है. मैटरनल हाइपरटेंशन को एब्रप्टियो प्लेसेंटा का मोस्ट कॉमन कॉज भी मानते हैं. अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. 44% टोटल केसेस में से एब्रप्टियो प्लेसेंटा का कारण मैटरनल हाइपरटेंशन ही होता है. सेकंड बात करें तो मैटरनल ट्रॉमा, इसकी जो परसेंट है वो 1.5 से 9.4 के बीच होती है. सबसे बड़ा कारण तो हो गया मैटरनल हाइपरटेंशन, दूसरा हो गया मैटरनल ट्रॉमा, यानी लेट प्रेगनेंसी में मदर को कोई चोट लग जाए, जैसे कि मोटर व्हीकल कॉलिजन हो जाए, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कोई उसे चोट पहुंचा दे, असॉल्ट करे, उसके साथ मारपीट करे, या अचानक वो कहीं से गिर जाए, तो इस सिचुएशन में ट्रॉमा होगा और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है एब्रप्टियो प्लेसेंटा का. नेक्स्ट आता है सिगरेट स्मोकिंग. देन अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स विच कॉज लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड बिफोर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. अगर अर्ली मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो इसकी वजह से सारा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो प्लेसेंटा भी अपनी जगह से हट जाएगा. इसके अलावा यूट्रस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तब भी एब्रप्टियो प्लेसेंटा हो सकता है. प्रेगनेंसी के दौरान अगर यूट्रस में इन्फेक्शन होता है तो इसको हम कोरियोएमनाइटिस के नाम से भी जानते हैं. प्लेसेंटा के अंदर 2 लेयर्स होती हैं. अंदर वाली लेयर एमनियन कहलाती है और बाहर वाली लेयर कोरियन कहलाती है. इनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन यदि होता है, इन्फ्लेमेशन यदि होती है, तो ये कोरियोएमनियोनाइटिस कंडीशन कहलाती है और इसके कारण भी एब्रप्टियो प्लेसेंटा हो सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which laboratory finding is associated with HELLP syndrome in obstetric client. प्रेगनेंसी के दौरान HELLP सिंड्रोम होता है. यहाँ पर इस सिंड्रोम से रिलेटेड फुल फॉर्म आपको सेलेक्ट करनी है. एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, एलिवेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस, एलिवेटेड हिपैटिक एंजाइम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा. यस एग्जैक्टली आप सही हैं. ऑप्शन डी एलिवेटेड हिपैटिक एंजाइम.
एग्जैक्टली यदि HELLP की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछी जाए तो वो होती है H फॉर हीमोलाइसिस, EL फॉर एलिवेटेड लीवर एंजाइम, इसे थोड़ा मॉडिफाई करके हमने हिपैटिक एंजाइम लिख दिया था, और लास्ट LP का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो HELLP सिंड्रोम होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हीमोलाइसिस यानी ब्लड सेल्स टूटने लगती हैं, फिर आता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लीवर के एंजाइम्स का लेवल बढ़ने लगता है, और फाइनली लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, हमारी आईज में कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए, इसे कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, लेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्यूपिल। इसे इस प्रकार से समझिएगा, मान लीजिए कि ये आपकी आई है, आई के अंदर ये जो कलर्ड पार्ट होता है इसे हम आइरिस कहते हैं। आँखों के अंदर ये जो कलर्ड पार्ट है जिसमें मैंने लाइनिंग ड्रॉ की है, ये जो है कलर्ड पार्ट किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्लू होता है। ये अलग अलग कलर की जो पार्ट्स हैं ये आइरिस कहलाती है। इस आइरिस के बीच में जो ये छोटा सा गोला आपको दिखाई दे रहा है यही स्ट्रक्चर प्यूपिल है। जब आप किसी अंधेरी जगह पर जाते हैं तो आपको वहाँ देखने के लिए ज़्यादा लाइट रेस चाहिए होती हैं, तो प्यूपिल अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में जाए और आप अंधेरे में भी क्लियर देख पाएँ। इसके ऑपोजिट जब किसी तेज रोशनी वाली जगह पर आप जाते हैं तो ये प्यूपिल अपने नॉर्मल साइज से छोटी हो जाती है ताकि आंखों को डैमेज ना हो और कम से कम लाइट रेज आपकी आंखों में जाएं और आप आराम से देख सकें। तो हमारी आंखों में कितनी लाइट रेज जाएंगी इस चीज़ को कंट्रोल करने वाली स्ट्रक्चर है प्यूपिल। और प्यूपिल का आपसे यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि प्यूपिल का डायमीटर कितना होता है। तो याद रखिएगा, नॉर्मली प्यूपिल का डायमीटर 1 to 8 mm होता है। 1 से 8 mm की प्यूपिल हो सकती है, लेकिन अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो आप बताएंगे 4 से 5 mm। 4 to 5 mm इज़ अ एवरेज साइज, एवरेज डायमीटर ऑफ प्यूपिल एंड मैक्सिमम 1 to 8 mm। कॉर्निया आई का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। लेंस वह स्ट्रक्चर है जो लाइट रेस को रेटिना पर फोकस करती है ताकि हम क्लियरली देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO डिफाइंस ऑफ हेल्थ एज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को किस प्रकार से परिभाषित किया था? ऑप्शन ए, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिजीज, ऑप्शन बी, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ऑप्शन सी, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, साइकोसोशल एंड सोशल वेलबींग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हेल्थ की डेफिनेशन प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और एज अ नर्स आपको ये याद होनी ही चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। Take screenshot if you want for your revision.
Next question. Decrease in frequency of bowel movement associated with difficulty in passage of hard stool. उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे जिसमें स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी घट जाती है, बाउल मूवमेंट कम हो जाती है और जो स्टूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एनकोप्रेसिस, इनकॉन्टिनेंस। The right answer is option B. It is called constipation. If stool is hard and frequency of passing stool is decreased, it is called constipation. An opposite of this condition called diarrhea, in which stool is loose, watery content is maximum and frequency increased. Next question. Tube inserted into the rectum for expulsion of gas is called as. उस ट्यूब का नाम आपको बताना है जिसे रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है गैस रिमूव करवाने के लिए. फ्लैटस ट्यूब, एनिमा ट्यूब, फॉलिस कैथेटर, रेक्टल ट्यूब. इट इज कॉल्ड फ्लैटस. रेक्टम एरिया में ट्यूब को इंसर्ट करके गैस पास करवाना फ्लैटस कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्लाइंट हैज़ अ हेमीनेफ्रेक्टोमी and returns from the post anesthesia care unit with a nephrostomy tube and indwelling urinary catheter. The client's urinary output is 50 ml per hour. What is the nurse's next action? किसी पेशेंट में हेमीनेफ्रेक्टोमी सर्जरी की गई है. अब ये पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है. इस पेशेंट में नेफ्रोस्टोमी ट्यूब और कैथेटर लगा है. इस पेशेंट से 50 ml पर आवर यूरिन आउटपुट आ रहा है. तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? सिंपली आपको यहाँ पर इस बात पर गौर करना है कि अगर किसी क्लाइंट में 1 घंटे में 50 ml यूरिन बनता है तो आप क्या करेंगे? और इस पेशेंट में हेमीनेफ्रेक्टोमी की गई है, यानी किडनी का कुछ हिस्सा काट कर निकाल लिया गया है. ऑप्शन 1, रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स. ऑप्शन 2, इरिगेट द नेफ्रोस्टोमी ट्यूब. ऑप्शन 3, एनकरेज द इनटेक ऑफ ओरल फ्लूइड्स. ऑप्शन 4, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1. हम इस फाइंडिंग को सिर्फ डॉक्यूमेंट करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे और बाकी एक्शन सही नहीं है. अगर किसी पर्सन में यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर तक है तो ये नॉर्मल माना जाएगा. अगर किसी क्लाइंट में यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर या इससे ज़्यादा है तो बिल्कुल नॉर्मल है. अगर 30 ml पर आवर से यूरिन आउटपुट कम होता तो तुरंत हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते, क्योंकि 30 ml पर आवर से कम यूरिन आउटपुट रीनल इम्पेयरमेंट को शो करता है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑप्शन 2 में कहा गया था कि हम नेफ्रोस्टोमी ट्यूब को इरिगेट करेंगे. नेफ्रोस्टोमी ट्यूब इरिगेट करने से पहले डॉक्टर से परमिशन लेनी होती है. डॉक्टर के ऑर्डर के बाद ही हम उसे इरिगेट कर सकते हैं. सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन.
ऑप्शन 3 में कहा गया है कि हम इस क्लाइंट को ओरल फ्लूइड इनटेक करने के लिए एनकरेज करेंगे, जो कि इस सिचुएशन में सही नहीं है, क्योंकि पेशेंट में अभी अभी सर्जरी हुई है, पेशेंट में एनेस्थीसिया का इफेक्ट अभी बरकरार है, क्योंकि पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है। अगर आप इसे ज़्यादा ओरल फ्लूइड लेने के लिए कहेंगे तो रिस्क ऑफ एस्पायरेशन है, इसलिए यहाँ पर ओरल फ्लूइड देना सही ऑप्शन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन 4 नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये सही नहीं है क्योंकि यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, हम यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर दो टर्म्स हैं, पहला हेमीनेफ्रेक्टोमी और दूसरा नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हेमीनेफ्रेक्टोमी वह प्रोसीजर है जिसमें किडनी का एक हिस्सा जो कि फंक्शनिंग नहीं है, डैमेज हो चुका है, उसे सर्जरी द्वारा काट कर निकाल लिया जाता है। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट की किडनी है और उसका ये वाला हिस्सा नॉन फंक्शनिंग है, किसी वजह से डैमेज हो चुका है, तो सर्जरी द्वारा इस हिस्से को काट कर निकालना हेमीनेफ्रेक्टोमी कहलाता है। इस प्रोसीजर का इस्तेमाल बाकी किडनी को बचाने के लिए किया जा सकता है जो कि फंक्शनिंग स्टेट में है। अगर किसी क्लाइंट में पूरी ही किडनी खराब हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, तो इस पूरी किडनी को अगर निकालते हैं तो ये प्रोसेस नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड नेफ्रेक्टोमी। और हेमीनेफ्रेक्टोमी है किडनी का कुछ हिस्सा निकालना जो कि सही नहीं है, खराब हो चुका है। नेक्स्ट टर्म आती है नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। ये क्या है? मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, ये पेशेंट की किडनी है, इस किडनी के अंदर कैथेटर को स्किन पंचर करके हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ से यूरिन को यूरो बैग में कलेक्ट किया जाता है। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब वह ट्यूब है जिसे स्किन में पंचर करके डायरेक्ट किडनी में डाल दिया जाता है और इस ट्यूब की मदद से यूरिन डायरेक्टली बाहर आता है, यूरो बैग में कलेक्ट होता है। दिस इज द नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी ब्रेन इज फॉर्म्ड? किस सप्ताह की प्रेगनेंसी तक ब्रेन पूरी तरह से बन जाता है? 12 वीक, 18 वीक, 20 वीक, 24 वीक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, यानी कि 12 सप्ताह तक बच्चे के लगभग सभी ऑर्गन्स लगभग बन चुके होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे का ब्रेन कब तक मैक्सिमम डेवलप होता है, तो याद रखिएगा 2 से 3 साल तक की उम्र तक बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट वॉल्व्यूलर डिजीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा होने वाली वॉल्व्यूलर डिजीज कौन सी है? हार्ट के वाल्व में प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा होती है? मिट्रल स्टेनोसिस, एरोटिक इनकम्पिटेंस, एरोटिक स्टेनोसिस, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिट्रल स्टेनोसिस। आइए मिट्रल स्टेनोसिस क्या है इसके बारे में जान लें। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेगनेंसी पीरियड में हार्ट से रिलेटेड कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा होती है, तो आप बताएंगे मिट्रल स्टेनोसिस।
मिट्रल स्टेनोसिस को ही हम मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में हार्ट का जो मिट्रल वाल्व है, जिसे आप बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं, वो नैरो हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता। देखिए, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। इस हार्ट के चैम्बर्स में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। इस बाइकस्पिड वाल्व को ही हम मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट में ये वाल्व पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाए तो ये कंडीशन मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस कहलाती है। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस कंडीशन होने पर एट्रियम से ब्लड प्रॉपरली वेंट्रिकल में नहीं जाएगा और वेंट्रिकल्स पूरे अगर नहीं भर पाएंगे तो अरोटा में ब्लड कम पहुंचेगा और फिर इसी तरह से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कम होगा और मदर में कई सारे एडवर्स चीज़ें देखने को मिलेगी। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस होने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? इनमें इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की बात की जाए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली विथ एक्टिविटी व्हेन यू लाई डाउन। जब वुमेन लाई डाउन पोजीशन में होती है उस समय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकता है। फैटिग देखने को मिल सकता है जब वो एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। इसके साथ ही सेंसेशन ऑफ रैपिड फ्लटरिंग, हार्ट बीटिंग, और इसे आप पाल्पिटेशन कह सकते हैं। हार्ट बीट्स का आपको खुद ही सुनाई देना पाल्पिशन कहलाता है। पाल्पिशन वह कंडीशन है जब हार्ट बीट बहुत तेज़ी से करता है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा। कफ के साथ ब्लड आ सकता है। डिजीनेस या फेंटिंग हो सकती है। हार्ट मर्मर हो सकते हैं। लंग्स एरिया में फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। हार्ट रेट बदल सकती है जिसे आप अरिथमिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिविजुअल ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज मिस्टेक्स इज कॉल्ड। आपको उस डिफेंस मैकेनिज्म का नाम बताना है जिसे इस्तेमाल करते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी गलती दूसरों पर बढ़ देता है। प्रोजेक्शन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, सबलिमेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का वह टाइप है जिसमें कोई भी अनवांटेड फीलिंग हो, रिजेक्शन हो, फेलियर्स हो आदि को पर्सन खुद पर नहीं लेता, हमेशा इसे दूसरों पर ब्लेम करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। इस वर्ड को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसके आने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस का मीनिंग जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि कैंसर का मेजर वार्निंग साइन नहीं है। ऑप्शन ए, चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट। ऑप्शन बी, अ सोर दैट हील्स कंप्लीटली। ऑप्शन सी, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। ऑप्शन डी, लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। The right answer is option B, a sore that heals completely। अगर कोई घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो ये कैंसर नहीं है। कैंसर के वार्निंग साइंस को याद रखने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम कॉशन कहते हैं। CAUTION, कॉशन। इस शब्द की मदद से आप मेजर कैंसर साइंस को याद रख सकते हैं। सबसे पहले सी का मतलब है चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट। अगर किसी पर्सन के बाउल और ब्लैडर हैबिट में परिवर्तन आ जाए, अचानक उसे डायरिया रहने लगे या अचानक उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए
या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने लगे या यूरिन कम पास करने लगे, तो बाउल और ब्लैडर की हैबिट्स में अचानक आया ये चेंज कैंसर हो सकता है। दूसरी बात, अ सोर दैट डज नॉट हील, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट। अगर शरीर में अचानक कोई ऐसा घाव हो जाए, ऐसा सोर हो जाए जो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। शरीर के किसी हिस्से में अचानक ब्लीडिंग या वहाँ से कोई डिस्चार्ज आने लगे तो ये कंडीशन कैंसर को बताती है। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ पॉइंट है थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। हमारे शरीर में ब्रेस्ट या किसी और हिस्से में अचानक कोई लंप बन जाए, कोई गांठ बन जाए, कोई मांस इकट्ठा हो जाए, तो ये कंडीशन कैंसर हो सकती है। इसके अलावा इनडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, अगर पर्सन में खाना पच नहीं रहा है, स्वेलो करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है उसे कैंसर हो। ऑप्शन 6, ऑब्वियस चेंज इन वाट एंड मोल, शरीर के किसी भाग में मौजूद तिल, जिसे आप मोल कहते हैं, वाट्स कहते हैं, उसमें अचानक कोई ग्रोथ देखने को मिले या उसका कलर चेंज होने लगे, तो ये कैंसर को बताती है। लास्ट आता है नैगिंग कफ और हॉर्सनेस, अगर किसी की आवाज़ घोड़े की तरह हो जाए, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाए, या फिर उसे लगातार लंबे समय तक खांसी रहे, कफिंग रहे, तो ये कंडीशन कैंसर के होने को बताती है। इस तरह से आप इस पूरे टर्म को याद रखेंगे कॉशन शब्द से, और ये सभी 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कैंसर के वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स को बताती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client who takes warfarin arrives at emergency department following a gunshot wound. The client prothrombin time is twice the desired amount. The nurse expects the healthcare provider will order transfusion of which product? एक पर्सन जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग वारफेरिन ले रहा है और इस पर्सन को गनशॉट इंजरी होती है, यानी कोई इसे गोली मार देता है। इस पेशेंट को हॉस्पिटल में आने के बाद इसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक किया जाता है, जो कि नॉर्मल लेवल से लगभग दुगना है। तो इस सिचुएशन में कौन सा ब्लड प्रोडक्ट इस पर्सन को दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, क्रिस्टलॉइड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। आइए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। पेशेंट वारफेरिन ड्रग ले रहा है जो कि ओरल रूट से दी जाने वाली एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है, यानी कि ब्लड में क्लॉट बनने से रोकती है ये दवा। अगर इस दौरान पेशेंट को कोई इंजरी होती है, जैसे कि इसे गोली लगी है, तो यहाँ पर ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पेशेंट में ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पेशेंट में आपने प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करवाया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करवाया, जो कि डिज़ायर अमाउंट से डबल है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, जब भी पेशेंट को वारफेरिन दिया जाता है तो उसमें ब्लड कोगुलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए PTINR टेस्ट करवाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। और अगर ये वैल्यू वारफेरिन ड्रग के साथ डबल हो जाती है तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। अगर वारफेरिन ड्रग आप पेशेंट को दे रहे हैं और पेशेंट में कोगुलेशन स्टडी PTINR टेस्ट नॉर्मल से डबल है, तो कोई चिंता की बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इस सिचुएशन में एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप ब्लीडिंग को रोकने के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं।
फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या है, इस चीज को हम आगे और क्लियर करते हैं। Warfarin, also called Coumadin, it is a oral anticoagulant used in prevention of thrombosis and embolism. किसी क्लाइंट में थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म कंडीशन को रोकने के लिए जो ड्रग दी जाती है ओरल रूट से, उसे हम वॉरफेरिन कह सकते हैं। वॉरफेरिन का दूसरा नाम है काउमिडिन। यहाँ पर एक बेसिक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। दो कंडीशंस बताई गई हैं, पहली है थ्रोम्बस और दूसरी है एम्बोलिज्म। क्या फ़र्क है इन दोनों में? थ्रोम्बस शब्द का मतलब है किसी ब्लड वेसल के अंदर बना वह क्लॉट जो कि एक जगह पर रुका हुआ है। अगर किसी ब्लड वेसल में बना क्लॉट एक जगह ठहरा हुआ है तो उसे आप थ्रोम्बस बोलेंगे, थ्रोम्बस ठहरा हुआ। और अगर किसी ब्लड वेसल में ऐसा कोई क्लॉट बन जाए जो कि ब्लड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहा है, मोबाइल है, तो ये कंडीशन एम्बोलिज्म कहलाती है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, वॉरफेरिन किस प्रकार से एंटीकोगुलेंट इफेक्ट लाता है, अब इसकी बात करते हैं। वॉरफेरिन इनहिबिट्स विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंड लीड डिप्लीशन ऑफ एक्टिव विटामिन के टू बी यूज्ड बाय कोगुलेशन प्रोटीन। हमारे शरीर में विटामिन के क्लॉटिंग मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी पर्सन को वॉरफेरिन देते हैं, काउमेडिन देते हैं, तो ये ड्रग विटामिन के को जाकर ब्लॉक कर देती है। विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज के एक्शन को ब्लॉक कर देती है और क्लॉटिंग नहीं हो पाती। Pharmacological action of warfarin can be reversed by vitamin K and fresh frozen plasma. अगर आपको वारफेरिन ड्रग के एक्शन को रिवर्स करना है, इसके प्रभाव को ख़त्म करना है ताकि पेशेंट की बॉडी में क्लॉट बने और ब्लीडिंग रुके, तो आप तुरंत उसे विटामिन के दे दें या फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दें। विटामिन के अगर आप देते हैं तो इससे जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा देर में आता है, तुरंत इसका इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता। याद रखिएगा, वॉरफेरिन ड्रग का एंटीडोट है विटामिन ए और इसे देने के बाद तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। और जिन सिचुएशंस में हमें तुरंत एक्शन की ज़रूरत है, तुरंत ब्लड को रोकने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इंसर्ट करते हैं। जब हम विटामिन के पेशेंट में देते हैं तो विटामिन के एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंचता है और वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 5, 2, 7, 9 और 10 इन चारों क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण करता है और क्लॉट बनता है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को डायरेक्ट ही ब्लड में डाल दें तो तुरंत क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, जिसे आप FFP के नाम से मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे ही आप पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 5, 7, 9, 10, 11 सभी मौजूद होते हैं और ये फैक्टर्स तुरंत अपना एक्शन दिखाएंगे और पेशेंट में तुरंत ब्लीडिंग रुक जाएगी। सो दिस इज मोर इफेक्टिव देन विटामिन के। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज अ ब्लड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द लिक्विड पोर्शन ऑफ होल ब्लड। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का निर्माण होल ब्लड से ही किया जाता है। ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, उसी से फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का निर्माण किया जाता है। इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का इस्तेमाल उस सिचुएशन में हम अक्सर करते हैं जहां पर क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं हो पाती। होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को आप रिवर्स करके एक बार वापस इसे सुनिएगा, आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस कमिटी या कमीशन ने कंटिन्यू एजुकेशन को सजेस्ट किया था? बोर कमिटी, चड्डा कमीशन, मुदेलियर कमीशन या कोठारी कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोठारी कमीशन। आइए इसके बारे में जान लें। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन को हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1964 से 1966 के बीच में हेड गवर्न की गई थी दौलत सिंह कोठारी द्वारा। दौलत सिंह कोठारी चेयरमैन थे यूजीसी के। वॉज सेटअप टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल स्टडीज़। इन्होंने मेडिकल और लीगल स्टडी को छोड़कर इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर के सभी एस्पेक्ट को एग्जामिन किया था। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.